जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी, उस समय जम्मू कश्मीर में स्टेट वुमेन कमीशन थी। जिस स्टेट वुमेन कमीशन में महिलाएं जो प्रताड़ित थी वो जाकर अपने मामले जो हैं वहाँ पर दर्ज करवा सकती थी, उन्हें सहायता दी जाती थी और एक प्लेटफॉर्म था जिस प्लेटफॉर्म के ज़रिए महिलाएं अपनी बात जो है वो आगे ला सकती थी। लेकिन जिस समय जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया, बहुत सारी कमीशंस वाइंड अप की गई, जिसमें से स्टेट वुमेन कमीशन भी एक थी। उसके बाद से लेकर अब तक 2 साल का वक्फा गुजर चुका है। जितने भी केसेस उन स्टेट वुमेन कमीशन के पास थे, फाइलें बंद करके कह दिया गया कि रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में वापस भेज दी जाएं। लेकिन तब से लेकर अभी तक दोबारा से इस कमीशन को रिकॉन्स्टिट्यूट किया हो ऐसा नज़र में नहीं आता। अब जाकर बात चल रही है कि दोबारा से इस कमीशन को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। लेकिन वहीं इस कमीशन पर बात करने के लिए और जम्मू कश्मीर में महिलाओं के और बच्चों के रिलेटेड कई सारे इश्यूज हैं जिन पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं एडवोकेट मीनू पाधा। ऑलरेडी इन इश्यूज को लेकर बहुत ज़्यादा वोकल हैं और इन्हीं से जानेंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से जब इनकी मुलाकात हुई, इन्होंने क्या क्या पॉइंट्स रेज किए और उन पर किस तरीके का जवाब मिला। तो मीनू, सबसे पहले यही कि स्टेट वुमेन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट एक कमीशन जो है वो जम्मू कश्मीर में हुआ करती थी, उसको लेकर आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके की एश्योरेंस मिली लेफ्टिनेंट गवर्नर से। देखिए, सबसे पहले तो थैंक यू इस चर्चा में मुझे जोड़ने के लिए। हाँ, एलजी साहब से हम कुछ दिनों पहले मुलाकात की एंड हमने एक मेमोरेंडम सबमिट किया उनके पास एंड वो रिगार्डिंग विमेन एंड चाइल्ड राइट इश्यूज़ के लिए रिलेटेड ही था। उसमें जो सबसे मेन जो हमारा मुद्दा था दैट वाज टू कॉन्स्टिट्यूट विमेन कमीशन एंड चाइल्ड राइट कमीशन। ऑब्वियसली आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370 ये जो सारे कमीशन हमारे डिसॉल्व हो गए थे, लेकिन क्योंकि महिलाओं को अब हर एक महिला कोर्ट में जाना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, लिटिगेशन प्रोसेस लंबा होता है, पैसा भी खर्च करना पड़ता है और जस्टिस जो है वो बहुत डिले हो जाता है उसमें। एंड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है वो टाइम पे दरबार भी यहाँ लगाती रही है, लेकिन हर एक इंसान के लिए इट इज़ नॉट अफोर्डेबल कि दिल्ली जाके अगर मेरे को भी कोई एप्लीकेशन एज अ वुमेन कोई में ग्रीवेंस है तो मेरे को दिल्ली में जाके एप्लीकेशन जो है वो देना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो सबसे पहले तो विमेन के बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा एनसीआरबी का डेटा भी आया, तो उसमें भी जो विमेन अभी लॉकडाउन में भी बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस राइज हुए हैं, चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस राइज हुए हैं। तो ये विमेन कमीशन का जो मुद्दा था तो एलजी साहब के पास हम लेके गए एंड उन्होंने हमें अप्रूव किया। उन्होंने हमें ये बताया कि वो कल ही में मतलब पिछले दिन जो है उन्होंने इसका अप्रूवल फाइनली विमेन कमीशन के लिए दे दिया है। ये जान के काफ़ी खुशी हुई कि फाइनली जो है विमेन कमीशन जो कि एब्रोगेशन जब 370 की हुई इसके बाद जो बिल्कुल डिसॉल्व हो गया था, फाइनली वो रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारी यूटी के लिए हुई है। जी। मेमोरेंडम जब आपने पेश किया तो उस मेमोरेंडम में स्टेट वुमेन कमीशन के अलावा और क्या क्या मुद्दे थे? दूसरा जो हमारा मेन मुद्दा था वो था चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़। देखिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे यहाँ पे चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ बनाई जाती हैं और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होते हैं। इनका जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत इनका टेन्यूर जो होता है वो 3 साल का होता है, लेकिन अब इस साल क्या किया इन्होंने 2021 में 1 साल इनका एक्सटेंड कर दिया टेन्यूर, जो कि ऑब्वियसली वॉयलेशन है लॉ की। इनका जो टेन्यूर होता है वो 3 साल के लिए ही होता है, लॉ में 3 साल के एक्सटेंड नहीं कर सकती गवर्नमेंट, लेकिन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इनका जो टेन्यूर है वो एक्सटेंड कर दिया। मेरा जो मेन मुद्दा था हमारा कि इनको फ्रेश कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। ऑब्वियसली जब चाइल्ड राइट के मुद्दा आता है तो नया, क्योंकि उन्होंने 3 साल अपने दे दिए हैं, अब एक फ्रेश नए चेहरे लाए जाएं जो चाइल्ड राइट्स को ध्यान में रखते हुए वैसी इम्प्लीमेंटेशन करे प्रॉपर स्कीम्स की। तो मेन ये था एंड बहुत अच्छा लगा ये जान के कि उसी टाइम उन्होंने ऑन द स्पॉट जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं उनको कॉल किया और उनसे हमारे सामने ही बात हुई है एंड वो कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए फ्रेश चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए फाइनली उन्होंने ऑर्डर दे दिए हैं। तो ये भी बहुत एक पॉजिटिव साइड हम जा रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा वो हुआ है। मीनू, क्योंकि आप लॉ के भी जानकार हैं, आपसे जानना चाहूँगी कि जम्मू कश्मीर में जब हम चाइल्ड राइट्स की बात करें, वुमेन राइट्स की बात करें, क्या क्या डिस्पैरिटीज़ देखने को मिलती हैं कि लॉ ने कुछ मैंडेट करके रखा हुआ है, लेकिन एग्जिस्टिंग अगर सिनारियो देखा जाए तो जो चीज़ें, चाहे वुमेन सेल हो या फिर शेल्टर होम्स हो, जो चीज़ें मैंडेटरीली हर जगह पर होनी चाहिए, कितनी डिस्पैरिटीज़ हैं ऐसी इंस्टीट्यूशंस में कि इंस्टीट्यूशंस ही ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करते? बिल्कुल आपने सही बोला। देखें कि ऐसे तो बहुत सारे लॉज में तो अगर पेपर में देखें तो हम बहुत कुछ है। फॉर एग्जांपल हमारा सबसे ज़्यादा है कि चिल्ड्रन होम होने चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ये मैंडेटरी है, लॉ बोलता है, लेकिन हमारे JNK में चिल्ड्रन होम एग्जिस्ट नहीं करते हैं।
पब्लिक डोमेन में भी वो मैंने कंसर्न वेबसाइट्स जो हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स की वहाँ पे देखा नहीं मिला। फिर मैंने आरटीआई फाइल की 2021 में ही, लेकिन मुझे उसका रिप्लाई भी नहीं आया। देन मैंने एक पीआईएल लगाई है, जो मेरी पीआईएल एक श्रीनगर की एक पीआईएल से क्लब हो गई है। एंड उसमें जो है मेन यही है कि चिल्ड्रन होम हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो मैंडेटरी प्रोविज़न है वो अप्लाई नहीं होता है। ऑब्वियसली जब एक स्ट्रीट चिल्ड्रन कोई मिलेगा, आई थिंक मुझे लगता है जहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में रिसोर्सेज हमारे यहाँ पे नहीं हैं, क्योंकि लॉज तो बहुत है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, हमारा पॉक्सो है, लेकिन अल्टीमेटली जब एक कोई बच्चा मिलता है तो एक ही यहाँ पे जो चिल्ड्रन होम है, अगर बच्चा मिलता है तो उसे कहीं भेजना है स्ट्रीट चिल्ड्रन को, तो आरएसपुरा में जाके वो चिल्ड्रन होम है। शेल्टर होम प्रॉपर नहीं है, नारी निकेतन हर एक डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए, वो प्रॉपर नहीं है, वहाँ पे स्टाफ प्रॉपर नहीं है। ऐसे तो ऑन रिकॉर्ड देखा जाए, ऑन पेपर्स में देखा जाए तो बहुत कुछ है, बट अल्टीमेटली आई थिंक सिर्फ पेपर में होने से नहीं होगा। आई थिंक अगर लॉ में प्रोविज़न दी गई हैं तो मैंडेटरी प्रोविज़न है, ये नहीं है कि वो आपको कर सकते हैं, डिस्क्रिशनरी चीज़ है, वो मैंडेटरी है कि होना ही चाहिए। चिल्ड्रन होम हर एक डिस्ट्रिक्ट में होना ही चाहिए, जबकि जेएंडके में नहीं है। तो ये अनफॉर्चुनेटली बहुत दुख की बात है कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन लॉ की नहीं होती है हमारी कंट्री में, और इस वजह से आई थिंक ये मुद्दे हमेशा दबे हुए रह जाते हैं। अगर बात करें कानूनों की, तो पिछले दिनों एक और चीज़ देखने को मिली जम्मू कश्मीर में ही। एक तरफ एक हस्बैंड थे जिन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस के जो कानून है उसका इस्तेमाल करके अपनी पत्नी के खिलाफ जो है वो केस दर्ज किया। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि बहुत बार ये भी एक आर्ग्यूमेंट पेश की जाती है कि जो कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, अगर उनकी प्रताड़ना होती है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनका मिसयूज़ भी किया जाता है। वो देखने को भी मिला कि रिसेंटली भी हाई कोर्ट ने ये पेनल्टी भी, कॉस्ट भी इम्पोज की एक महिला के ऊपर जिन्होंने गलत तरीके से अपने हस्बैंड को फंसाने की कोशिश की इन कानूनों के तहत। तो कैसे देखते हैं कि जहाँ पर एक तरफ जो रियली डिजर्विंग महिलाएं हैं, जो सच में प्रताड़ित हो रही हैं, जिन्हें ज़रूरत है इन कानूनों की, जिन्हें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, वो इतनी आगे भी नहीं आ पाती, उन्हें प्रॉपर तरीके से इसका अगर फ़ायदा मिलना हो वो भी नहीं मिल पाता। लेकिन दूसरी ओर इन कानूनों का जो है मिसयूज़ भी किया जा सकता है। डू यू थिंक देयर इज़ अ फ्लॉ इन द सिस्टम, या फिर ज़रूरत यह है कि इन कानूनों को भी जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए? देखिए, आपने बहुत सही बोला, जेंडर न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब ऐसी जजमेंट आ रही हैं, जैसे हाल ही में रेणु डोगरा जो हमारी जज हैं ट्रायल कोर्ट में, उन्होंने जो ऑर्डर दिया कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस अब मर्द भी एक अपनी विमेन वाइफ पे कर सकते हैं। तो आई थिंक ये जेंडर न्यूट्रल की तरफ एक कदम है। ऑब्वियसली हमारे यहाँ जेएंडके कोर्ट से ऑर्डर आया है, तो ऑब्वियसली हम तो इसको अब फॉलो करेंगे। एंड देन जेंडर न्यूट्रल जो सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस का है, लॉ है, वर्क प्लेस में सेक्सुअल हरासमेंट को जो डील करता है, पॉश एक्ट, वो भी जेंडर न्यूट्रल कहीं ना कहीं, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट नेम ऑफ द केस, लेकिन हाँ, वहाँ पर भी क्या है कि एक महिला के अगेंस्ट जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट का केस कर सकती है, और उसमें मेल भी है अगर, तो वो फीमेल के अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट का केस कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मेल के साथ सेक्सुअल हरासमेंट नहीं हो सकती। तो ये एक कदम अच्छा भी है जो हम पॉजिटिव वे में जा रहे हैं, पॉजिटिव तरीके जो लॉ में है जेंडर न्यूट्रल होना, क्योंकि मिसयूज़ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे आपने अभी बोला कि फॉल्स एंड फ्रिवलस कंप्लेंट्स जो हैं महिलाएं बहुत सारा कर देती हैं, डीवी एक्ट की बात करूं या बहुत सारे लॉज का मिसयूज़ बहुत होता था। तो फिर कहीं ना कहीं ये हमारे जो जस्टिस सिस्टम है उनको भी ये पता है, जो जजेस वहाँ बैठे हुए हैं उनको भी पता है कि कहीं ना कहीं मिसयूज़ हो रहा है। तो ये जेंडर न्यूट्रल की तरफ आई थिंक ये बहुत पॉजिटिव कदम है, ये होना भी चाहिए। एंड येस, मिसयूज़ करने के लिए ये जो पेनल्टी लगाना एंड ऑल, ये डेफिनेटली एक लेसन की तरह भी यूज़ होगा, क्योंकि अगर आपके लिए लॉ बनाए गए हैं, महिलाओं के लिए लॉ बनाए गए हैं, तो आपके उन महिलाओं के लिए बनाए गए हैं जिनको एक्चुअली में इन लॉज की ज़रूरत है। तो जो मिसयूज़ करती हैं तो डेफिनेटली उनको पेनल्टी वगैरह पड़ी है, तो ये वो डिज़र्व भी करते हैं। मेंस राइट्स एक्टिविस्ट ये भी सवाल खड़े करते हैं कि ये जो कानून बनाए गए हैं, मर्दों के पास कोई रिकोर्स नहीं होता अगर उनको एक बारी किसी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अगर इस्तेमाल किया जाता है, क्रूल्टी का या और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो अगर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो मर्दों के पास कोई एक रिकोर्स नहीं रहता फिर कि अगर उनकी गलती नहीं भी है तो वो क्या फाइंड आउट करें। तो आपसे जानना चाहूँगी कि जहाँ पर हम पुरुष प्रधान देश में तो रह रहे हैं, जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारा ऑपरेशन जो है फीमेल्स को फेस करना पड़ता है, वहीं पर अब मेंस राइट एक्टिविस्ट का ये कहना कि इन कानूनों को जो है या तो और लीनियंट किया जाए या तो जेंडर न्यूट्रल किया जाए। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जो असल मकसद था इन कानूनों को बनाने का, यानी कि जो ऑपरेस्ड फीमेल्स हैं उनकी मदद करना, वो मकसद जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा अगर ये सब कर दिया जाता? तो
देखिए, जहाँ तक कानूनों का पॉजिटिव यूज़ होता रहे तो वो तो सही है। जस्टिस सिस्टम जो है इसीलिए है, कानून में न्याय को देखा जाता है अल्टीमेटली। लेकिन आप उसी लॉ को जो आपके बेनिफिट के लिए बनाया गया है उसको आप मिसयूज़ करेंगे। आप कोई भी लॉ है, चाहे वो मैंने बात की सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को लेके लॉ हैं बहुत सारी। मैं भी कैश कमेटी की मेंबर हूँ, तो मैंने बहुत सारी फ्रिवलस कंप्लेंट देखती हूँ। एंड बीइंग एन एडवोकेट में डोमेस्टिक वायलेंस के भी बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो कि फॉल्स और फ्रिवलस होते हैं। आई थिंक मेन राइट एक्टिविस्ट, जहाँ पे हम ये चीज़ डिनाई नहीं कर सकते कि देर आर सो मैनी क्राइम जो है वो असल में महिलाओं के अगेंस्ट होता आया है और हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। वी कैन नॉट डिनाई दैट फैक्ट, क्योंकि अभी एनसीआरबी का डेटा भी रिलीज हुआ तो जेएंडके की भी हालत आप देखेंगे, बहुत सारे क्राइम जो है वुमेन के अगेंस्ट हुए हैं। तो हम ये नहीं डिनाई कर सकते कि हाँ हर एक औरत जो है वो गलत केस लेके ही जा रही है। लेकिन हाँ, जो उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ वुमेन जो उसका मिसयूज़ कर रही हैं, उनको आई थिंक कानून ने जो सज़ा दी है, जो पेनल्टी रिसेंटली इम्पोज की गई है बाय द ट्रायल कोर्ट ऑफ जेएंडके, तो वो डिजर्व भी करते थे ऐसे करके देखा जाए। और जस्टिस जो है इसी तरह से आई थिंक प्रिवेल करेगी मेरे ख्याल से। आखिर में कि अब जम्मू कश्मीर में क्या कुछ और कदम उठाने की ज़रूरत है? एक तो स्टेट कमीशन को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा तो उससे ज़रूर एक प्लेटफॉर्म जो है वो महिलाओं को मिलेगा, लेकिन उसके अलावा और क्या कुछ करने की ज़रूरत है जिससे जो कानून कागज़ पर हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो पाए? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो कमीशन का इशू था मेरे ख्याल से जो इस टाइम था, क्योंकि चाइल्ड राइट कमीशन हमारे यहाँ पे डिसॉल्व हो गया था एंड विमेन कमीशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, वो फाइनली यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूट किए जा रहे हैं। पहले तो ये बहुत पॉजिटिव कदम है। दूसरा, ये जो मेन इस टाइम आई थिंक ज़रूरत है दैट इज़ द शेल्टर होम। हमारे स्टेट में हर एक डिस्ट्रिक्ट में शेल्टर होम होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों के लिए भी औरतों के लिए भी। क्योंकि अब वो मेरे पास भी बहुत सारी ऐसी क्लाइंट्स हैं जिनके पेरेंट्स भी उनको एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं, मतलब कि नहीं, शादी हो जाती है, बाद में उनके वहाँ मैट्रिमोनियल होम में जो डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, राइज होते हैं, तो बाद में वो जब पेरेंट्स के घर जाती हैं अपने माँ बाप के पास, वो भी उनको एक्सेप्ट नहीं करते। तो ऐसे में वो कहाँ जाएँ? तो आई थिंक शेल्टर होम होना हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ताकि वो महिलाएं उनको प्रॉपर वहाँ पे रहना, खाना वगैरह सब कुछ जो भी उनके राइट्स है। और ये कोई मैं अपने से नहीं कोई कहानी बता रही हूँ, ये लॉ में है कि शेल्टर होम हर एक जगह होना चाहिए। चिल्ड्रन होम जो मैंने पीआईएल लगाई है उसमें एक प्रेयर मेरी ये भी है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में चिल्ड्रन होम होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जो कि नहीं है राइट नाउ। हर एक डिस्ट्रिक्ट में चिल्ड्रन होम होना, ताकि अगर कोई बच्चा मिलता है ऐसे ही कोई ऑर्फन हो गया, क्योंकि अभी हमने देखा कोविड में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ऑर्फन हो गए हैं, तो उनको कहाँ लिया जाए? एक आरएसपुरा में सिर्फ चिल्ड्रन होम होने से तो काम नहीं चलेगा ना, बहुत सारे बच्चे हैं, कहाँ पर सबको रखा जाए? तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसे शेल्टर होम्स, चिल्ड्रन होम होना, आई थिंक ये नेक्स्ट कदम अगर हो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पे ये कि स्टेट वुमेन कमीशन जो कि डिसॉल्व कर दिया गया था लगभग 2 साल के बाद, अब ऐसा लग रहा है कि स्टेट वुमेन कमीशन को भी रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, लेकिन वहीं कानूनों में जो चीज़ें मैंडेटरी की गई हैं वो चीज़ें ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करती। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस समय का लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रशासन ये भी देखे कि इस समय जो अलग अलग एक्ट्स में कहा गया है कि अगर शेल्टर होम्स के लिए कहा गया तो शेल्टर होम्स होने चाहिए, और वो एक ही जगह पर होना काफ़ी नहीं है। अगर हर एक डिस्ट्रिक्ट में मैंडेटरी है कि वहाँ पर होना चाहिए तो क्यों ना हो।